अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ, जैसे कि आपको पता है कि हम टेररिज्म के ऊपर बहस कर रहे हैं, दहशतगर्दी से मुराद क्या है। तो वो आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया वो है ओल्ड और ट्रेडिशनल टेररिज्म। ये ओल्ड और ट्रेडिशनल टेररिज्म से मुराद ये है कि दहशतगर्दी में वो कौन से पुराने या रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते थे खौफ व हरास पैदा करने के लिए, अपने सियासी, समाजी, माशी या कोई भी नज़रियाती मकासद को पूरा करने के लिए। ये जो डिस्कशन चल पड़ी है कि क्या डिफरेंस है, बुनियादी क्या फ़र्क है कि न्यू टेररिज्म क्या है या ओल्ड टेररिज्म क्या है, तो वो तो हम तभी इसको समझ सकेंगे कि जब हमें दोनों ही पहलू पता लग जाएं कि पुराना जो दहशतगर्दी का जो सेटअप था उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, कौन कौन सी उसकी अंदर खसूसियात मौजूद थी, और ये जो आज एक नई वेव ऑफ टेररिज्म जिसे हम न्यू या मॉडर्न वेव ऑफ टेररिज्म कहते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पुराना दहशतगर्दी का सेटअप है या जो ट्रेडिशनल रवायती तरीक़ाकार है दहशतगर्दी की, उसके कौन कौन सी उसकी खसूसियात हैं। सबसे पहले हम उसको ये समझने की भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि ये जो बुनियादी डिफरेंस आया है ये किस वजह से आया है, कि ये जो न्यू और ओल्ड का डिफरेंस हम ज़ेर बहस कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क, स्ट्रक्चर का फ़र्क, मोटिवेशंस का फ़र्क, उसके जो टारगेट्स हैं या जो उसके जो एक्टर्स हैं, ये बुनियादी तौर पे ये जो फ़र्क है, इन्हीं वजह से जो है न्यू और ओल्ड का जो है डिफरेंस सामने आया है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि हम इसको समझेंगे कि कौन कौन सी खसूसियात हैं जो ट्रेडिशनल या ओल्ड टेररिज्म का हिस्सा है। तो सबसे पहले जो इसकी बुनियादी बात है वो है कि ये सेकुलर मोटिवेशंस, कि ये जो ओल्ड दहशतगर्दी का निज़ाम था, इसकी जो मोटिवेशंस थी वो सेकुलर थी, वो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशंस थी। मुराद ये है, यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि जो बातें ओल्ड टेररिज्म का हिस्सा होंगी वो न्यू टेररिज्म में नहीं होंगी। दोनों तरफ, दोनों पहलू दोनों तरफ आते हैं, दोनों में मुशाबियत भी है, दोनों में इख्तलाफ भी है, लेकिन कुछ बातें हैं जो ख़ास तौर पे फिक्स कर दी गई हैं, जो मुतय्यन कर दी गई हैं कि ये ओल्ड टेररिज्म का हिस्सा है या ये चीज़ उसके अंदर डोमिनेंट थी, इस चीज़ का उसके ऊपर गलबा था। तो सबसे पहली जो चीज़ हम ओल्ड टेररिज्म में देखते हैं वो जैसे मैंने अभी बताया कि वो इसका सेकुलर मोटिवेशंस था या रैशनल पॉलिटिकल रीजंस थी। इससे मुराद ये है कि उसके पीछे कोई ना कोई ख़ास किस्म के दुनियावी मकासद थे, क्योंकि न्यू वेव ऑफ टेररिज्म के अंदर हम देखते हैं कि रिलीजन फैनेटिसिज्म जो है उभर के सामने आया और वो इसी का बड़ा डोमिनेंट किरदार है। लेकिन जो पुराना टेररिज्म है, जो दहशतगर्दी को हम तस्वर करते हैं कि रवायती दहशतगर्दी है, उसमें सेकुलर, अब वो जो सेकुलर टेररिज्म है उसके अंदर आइडियोलॉजी बेस्ड सेकुलरिज्म ज़्यादा है। मुराद ये है कि उसके अंदर लेफ्ट विंग टेररिज्म शामिल है, उसके अंदर राइट विंग टेररिज्म शामिल है, उसके अंदर एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म शामिल है। इससे मुराद क्या है, जैसे कि हमने इसकी पीछे काजिज़ के अंदर पढ़ा, तो लेफ्ट विंग ऐसा टेररिज्म है जो कैपिटलिस्ट निज़ाम को तब्दील करके सोशलिस्ट निज़ाम लाना चाहता है, और राइट विंग टेररिज्म ये है कि जिसके अंदर जो कैपिटलिस्ट जो अनासिर हैं या वो जो क़दामत पसंद अनासिर हैं, वो सोशलिस्ट सेटअप को ख़त्म करके बिल्कुल एक रिजत पसंद, क़दामत पसंद निज़ाम लाना चाहते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर जो है ज़्यादातर जो पुराना टेररिज्म है, जो ये 19वीं 20वीं सदी के आगाज़ से लेके 1960, 50, 70, 80 की दहाई तक जो रहा है, वो सारा का सारा जो है वो यही राइट विंग और लेफ्ट विंग टेररिज्म रहा है, और ये सेकुलर बेस था। इससे आगे एक जो इसका दूसरा पहलू ये है कि ये एथनो नेशनल सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स चलती हैं, मुराद ये है कि जो माइनॉरिटीज़ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद होती हैं, वो आज़ादी की जो जदोजहद करते हैं, उस आज़ादी की जदोजहद के अंदर जो है वो दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुनियादी अनासिर हैं
जो मैंने बताया है कि सेकुलर मोटिवेशन के तहत आइडियोलॉजिकल अपने मकासद को पाने के लिए जो है दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया जाता था, वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सबसे बुनियादी बात। इसमें जो मैंने अभी जिक्र आपसे किया कि ये एथनिक नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये वो तमाम लोगों की जद्दोजहद जो कॉलोनियल पावर की से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और ख़ास तौर पे जो वेव चली दूसरी जो जंग अजीम थी, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक के अंदर जो माइनॉरिटीज़ थे उन्होंने जद्दोजहद की आज़ादी हासिल करने के लिए। दूसरी बात हम लोग दूसरा जो इसका ख़ास खसूसियत है ओल्ड टेररिज्म की है वो कि डायलॉग या बारगेनिंग या नेगोशिएशन। ये जो पुराने लोग थे, ये जो दहशतगर्द थे, ये बिलीव करते थे डायलॉग के ऊपर भी, नेगोशिएशन के ऊपर और ये बारगेनिंग टेबल के ऊपर बैठ के गिव एंड टेक करते थे, अपनी बात को मनवाते थे। शायद ये बात आज न्यू टेररिज्म के अंदर मौजूद नहीं है, जो मॉडर्न टेररिज्म है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। और वो अपने मकासद को पाने के लिए कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट तस्लीम करती थी उसके लिए वो बारगेनिंग किया करते थे। अगला फीचर लिमिटेड यूज़ ऑफ वायलेंस एंड लेस कैजुअलिटीज़। ये ख़ास तौर पे जो पुराना या रवायती तरीक़ाकार था दहशतगर्दी में, उसमें यही इस्तेमाल होता था कि दहशतगर्द जो अनासिर हैं वो थोड़ा से थोड़ा वायलेंस इस्तेमाल किया करते थे ताकि इससे लेस कैजुअलिटीज़ हो। इसका बुनियादी मकसद क्या था, ये समझने की ज़रूरत है। इसका बुनियादी मकसद ये था क्योंकि दहशतगर्द भी उसी इलाके से, उसी तबके से तल्लक रखते थे, लिहाजा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वायलेंस करके लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है वो अपने ख़िलाफ़ नहीं करना चाहते थे। यही वजह थी कि उनके जो टारगेट्स थे वो सिलेक्टेड टारगेट्स थे। ये अगला पॉइंट है। मुराद क्या है सिलेक्टेड टारगेट? कि वो जैसे आज दहशतगर्द जो है वो सिविलियन इनोसेंट मासूम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाता है, उस दौर के अंदर ये जो पुराना वेव ऑफ टेररिज्म था, ये जो रवायती वेव ऑफ टेररिज्म था, वहाँ पे वो जो दहशतगर्द अनासिर थे बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ ख़ास किस्म के सिंबॉलिक टारगेट्स को निशाना बनाते थे। मिसाल के तौर पे कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, कोई मिलिट्री का लीडर होगा, कोई ब्यूरोक्रेट हो गया, या वो लोग जो सिंबल समझे जाते हैं कैपिटलिज्म का। क्योंकि ये जो सेकुलर वेव ऑफ टेररिज्म थी रवायती दहशतगर्दी के दौर के अंदर, इसमें वो जो ऑपरेशन को लोग जो बुरा तस्वर करते थे और वो जो ऑपरेशन के सिंबल समझे जाते थे, वो जो कैपिटलिज्म के सिंबल समझे जाते थे, उनको निशाना बनाया जाता है। यही वजह है कि ये जो वायलेंस थे वो लिमिटेड इस्तेमाल किया जाता था ताकि अपने ही वो जो जिन लोगों के दरमियान से उन्होंने जन्म लिया है वो लोग उनके ख़िलाफ़ ना हो जाए। कल कला उनको वहाँ से रिक्रूटमेंट लेनी है, वहाँ से उनको फंडिंग लेनी है, वहाँ से अवामी जो है वो सपोर्ट हासिल करनी है। तो इस पहलू को कम से कम रखने के लिए वो जो है अपना वायलेंस जो है वो लिमिटेड रखे थे और उसके नतीजे में जो कैजुअलिटीज़ होती थी वो बड़ी लिमिटेड होती थी, वो बड़ी लेस होती थी। इसके बाद जो वो टैक्टिक्स यूज़ करते थे वो कन्वेंशनल टैक्टिक्स थे। मिसाल के तौर पे ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज हम देखते हैं, ये जो हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हम देखते हैं, ये इस जदीद दौर की पैदावार है। ज़माना एक पुराना रवायती दहशतगर्दी के अंदर जो है कन्वेंशनल, मिसाल के तौर पे बम्स हो गई, गन्स हो गई, मशीन गन्स, या इस किस्म के जो है रवायती तरीक़ाकार, और ये वो जो तरीक़ाकार थे, इसके नतीजे में जो कैजुअलिटीज़ होती थी, जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होती थी वो कम होती थी, वो लिमिटेड होती थी और उनका जो टारगेट है वो बड़ा महदूद होता था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इस आपका रवायती दहशतगर्दी का, वो है कि ये लोग पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं, ये लोग मीडिया की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, ये कोई पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं। और ये जो दहशतगर्दी है इसको कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा बाय डीड। मुराद ये है कि अपने ये पैगाम को फैलाना चाहते हैं, अपने पैगाम को देते हैं किसके ज़रिए से? दहशतगर्दी के ज़रिए से, ताकि वो जो गवर्नमेंट है वो उससे मुतासिर होकर उनकी बात को माने और वो शायद उनको मजबूर करते हैं कि वो बारगेनिंग टेबल के ऊपर आ जाएं, नेगोशिएशन के ऊपर आ जाएं, बातचीत हो और मसाइल का हल निकाला जाए। अगला पॉइंट, जैसे हमने पीछे देखा कि लिमिटेड वायलेंस है, लेस कैजुअलिटीज़ हैं, तो इसमें भी वही बात कि लेस जो है कैजुअलिटीज़ का बुनियादी मकसद यही है कि वो लोगों से कहीं जुदा ना हो जाए, लोग उनसे मुतनफ़र ना हो जाएं। तो ये भी इसका एक पहलू है।
सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस ओल्ड टेररिज्म के अंदर आता है वो ये है स्टेट स्पॉन्सरशिप एंड सपोर्ट। माजी के अंदर जो दहशतगर्द, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और ख़ास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर ये जो है उभर के सामने आया ओल्ड टेररिज्म, और इसको हम ख़ास तौर पे उस पीरियड के अंदर देखते हैं। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर के बाद जैसे आपको पता है कि सुपर पावर्स के दरमियान एक जो है वो कोल्ड वार, एक सर्द जंग का आगाज़ हुआ। तो ये दहशतगर्द तंजीमें, ये जो सुपर पावर्स थी या उनकी जो मिडल पावर्स थी, उन्होंने इसको एज ए प्रॉक्सी जो है वो इस्तेमाल किया। और इनको जो फाइनेंस मिलता था, क्योंकि बहस हम ये कर रहे हैं कि ये जो रवायती दहशतगर्दी की तंजीमें थी, इनको सपोर्ट कौन करता था, इनको फाइनेंस करता था। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो बिग पावर्स थी, हो सकता है कि उनके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हों, लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रह चुकी हैं माजी के अंदर जो है, उनको देखा गया है कि उनको ये जो दो बिग पावर्स हैं, ये जो यूएसए की शक्ल में और यूएसएसआर की शक्ल में, ये उनको सपोर्ट किया करते थे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है रवायती दहशतगर्दी का, जो बड़ा एक और अहम पॉइंट, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में। शायद जब हम कल नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो दहशतगर्दी की है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हायरार्किकल है। हायरार्किकल से मुराद यह है कि टॉप टू डाउन अप्रोच है। मुराद यह है कि ऊपर से लेके नीचे लोगों तक बाकायदा नेटवर्क मौजूद होता है जो इस दहशतगर्दी को प्लान करते हैं, जो ऑर्डर करते हैं, जो प्लान करते हैं और फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके 4 लेवल मैंने पढ़ा कहीं पे, तो मैंने उसको बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है। सबसे पहले उसके लीडर आ जाते हैं जो ऊपर से फैसला कौन करने वाले हैं। नीचे से लोग डिसाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले लेवल पे फैसला करेंगे। दूसरे लेवल पे वो लोग आएंगे जो उस अटैक को कैरी ऑन करेंगे, जो अपने अपने मामलात में बड़े माहिर होंगे, अपनी एक्टिविटीज़ में माहिर होंगे, जैसे कि वो बम मेकिंग के अंदर, वो असैसिनेशन के अंदर, वो या वो सर्विलेंस का जो है पर्पस जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके लेवल पे जो थर्ड किस्म के लोग हैं वो एक्टिव सपोर्टर्स होते हैं, जो सप्लाईज फ्राहम करते हैं, जो इंटेलिजेंस फ्राहम करते हैं, जो वेपन्स फ्राहम करते हैं, जो कम्युनिकेशन फ्राहम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन फ्राहम करते हैं, या उनको सेव हाउसेज या सेव हेवन्स फ्राहम करते हैं। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक एक बाकायदा सिलसिला है, हायरार्किकल ऑर्डर हमें मिलता है, जो हमें मॉडर्न दहशतगर्दी के अंदर ये चीज़ हमें मिलती नहीं है। फिर इसके बाद जो चौथे लेवल पे जो लोग होते हैं वो उसकी पब्लिक होती है, जो पैसिव सपोर्टर होते हैं, जो अखलाकी तौर पे या किसी न किसी और तरीके से इमोशनली तौर पे जो है वो अपने इन टेररिस्ट एक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो टॉप टू डाउन अप्रोच है ये खासा है किसका, इस रवायती दहशतगर्दी का, कि एक बाकायदा प्लानिंग ऊपर से लेके नीचे तक होती है और उसको बाकायदा तौर पे एग्जीक्यूट करने के लिए बाकायदा लोग मौजूद होते हैं। और इसी से मुराद यह है कि इसमें बाकायदा क्लियर कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेटर्स मौजूद होता है, जो न्यू दहशतगर्दी के अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आज का जो दहशतगर्द आज की डेट में दहशतगर्दी कर रहा होगा, शायद उसको मालूम ना हो कि उसको करवाने वाले कौन हैं, उसके पीछे कमांडर कौन है, उसका लीडर कौन है, लेकिन ये सिलसिला रवायती दहशतगर्दी के अंदर मौजूद नहीं है। बाकायदा एक चेन होगी जिसको रिकग्नाइज भी किया जा सकेगा, जिसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकेगा, जो बड़ा क्लियर कट होगा। इसके बाद रवायती दहशतगर्दी का एक और बड़ा ज़बरदस्त पहलू, ज़बरदस्त इस हवाले से कि वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, इसकी खासियत में आता है कि जो उनकी एम्स हैं वो बड़े क्लियर कट हैं, वो बड़े डेफिनेट हैं। वो जो भी अपने सियासी मकासद पाना चाहते हैं, जो भी अपने माशी मकासद पाना चाहते हैं, जो भी अपने समाजी मकासद पाना चाहते हैं, जो भी नज़रियाती मकसद, उसके बारे में वो क्लियर कट है। आज का जो दहशतगर्द है शायद उसको मालूम नहीं है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, उसको वो जो मार रहा है उसको पता नहीं है कि मैं मारने क्यों जा रहा हूँ या मैं मार क्यों रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो रवायती दहशतगर्दी है उसकी बुनियाद सेकुलर बेस थी, लिहाजा वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो बुनियादी मकसद था वो उनके टेररिस्ट को मालूम था और वो बाकायदा उसका प्रोपेगेंडा करते थे। वो अपने आइडियाज़ के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में बिल्कुल क्लियर कट थे। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें लेफ्ट विंग भी टेररिज्म है। लेफ्ट विंग टेररिज्म वो क्यों कर रहे हैं, उनको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। राइट विंग टेररिज्म है, वो क्यों कर रहे हैं, उनको पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, उनको अपने मकासद के बारे में। या तीसरे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट वाले हैं, वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारा मकसद जो है हमने अपने लिए आज़ादी को हासिल करना है। इसके बाद
ये जो दहशतगर्द हैं, ये इनके जो टारगेट्स जैसे मैंने बताया कि वो बड़े सिंबॉलिक होते हैं और वो अपने जो रिप्रेशन है उसको लिमिटेड रखते हैं। अगला पॉइंट जैसे उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो एक और पॉइंट उसके साइज़ के बारे में कि माजी के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनका साइज़ जो है वो 20 अफराद से लेकर 400 अफराद तक मौजूद होता था, लेकिन आज जो है उनकी जो तंजीम है वो बहुत ज़्यादा इससे एडवांस है और बहुत ज़्यादा है। एक और जो खसूसियत ओल्ड दहशतगर्दी के वो हिट एंड रन टैक्टिक्स को इस पर काम करते थे कि दहशतगर्दी की और फिर वहाँ से भाग खड़े हुए, तो ये उसका एक और पहलू है। फिर एक और पहलू इसका ये है कि वो केयर पब्लिक ओपिनियन, उनको इस बात का खौफ था कि हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि जिससे पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ हो। इसके बाद वो नो यूज़ ऑफ न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन उस दौर के अंदर नहीं था। साइबर टेररिज्म उसके अंदर नहीं था कि कंप्यूटर या हाई रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। और एक और पहलू जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि उनके दरमियान म्यूचुअल कोऑपरेशन था। म्यूचुअल कोऑपरेशन किससे मुराद कि ये जो आपस में वो जो दहशतगर्द तंजीम थी वो कुछ ना कुछ हद तक आपस में कोई ना कोई कोऑपरेशन, वो आज ये चीज़ मौजूद नहीं है। हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, ऑटोनमस तौर पे काम कर रहे हो, उनका आपस में कोई ना लिंक हो, लेकिन माजी के अंदर हम जो इंटरनेशनल लेवल के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ तंजीम को जब हम डिटेल के साथ स्टडी करते हैं तो हमें उनके अंदर आपस में जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर हमें कोई ना कोई कोऑपरेशन या लिंक नज़र आता है। इसके बाद एक और पहलू फिर जो पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ कि ये जो टेररिस्ट हैं इनके अंदर सेंस ऑफ मोरालिटी है, इनके अंदर एक सेल्फ इमेज है, इनका इनके ऑपरेशनल कोड है और इनके प्रैक्टिकल कंसर्न, यही वो सारी बातें। इससे मुराद ये है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी नहीं करना चाहते, वायलेंस नहीं जनरेट करना चाहते, कैजुअलिटी को कम करते रखना चाहते हैं कि कहीं वो लोगों को अपने खिलाफ ना कर लें। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है उनके लिए बड़ा मैटर करता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, क्योंकि वहीं से उनको फंड्स मिलने हैं, वहीं से उनको इखलाकी मदद मिलनी है, वहीं पे उनको सपोर्ट मिलनी है, वहीं से वो बारगेनिंग टेबल पे आएंगे, वहीं से जो है वो अपने रिक्रूट्स ले रहे होते हैं। तो यही वजह है कि उनके जो टारगेट्स हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। अगला पहलू जो रवायती दहशतगर्दी का है कि लिमिटेड एंड लोकल एंड नेशनल लेवल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी इनका लिमिटेड लेवल था, लोकल एंड नेशनल लेवल था। आज जो दहशतगर्दी हम देखते हैं वो ग्लोबल लेवल पे बड़े पैमाने पे, जैसे अलकायदा एक तंजीम हमारे सामने मौजूद है या मौजूद रही है, माजी के अंदर ऑपरेटिव रही है, तो उसका एक बड़ा वसी नेटवर्क था वो, और उनके जो मकासद थे वो भी आलमगीर मकासद थे। मिसाल के तौर पे वो दुनिया के अंदर इस्लामी खिलाफत को राइज करना चाहते थे, लिहाजा उस अपने मकसद को पाने के लिए और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनके एजेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। लेकिन इसके बरक्स ये जो रवायती तरीक़ाकार वाले लोग हैं दहशतगर्दी वाले, इनका जो लेवल है बड़ा महदूद है और वो लोकल लेवल के ऊपर काम करते हैं, जबकि उसके बरक्स वो ग्लोबल जो है वो एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। कुछ और बातें इसी हवाले से कि इनके जो गोल्स हैं लिमिटेड एंड नेगोशिएबल है, वो लिमिटेड भी है, नेगोशिएबल भी है। उनके जो एम्बिशन है वो भी लिमिट है और वो ग्लोबल लेवल पे नहीं है। उनके जो एम्स है वो अंडरस्टैंडेबल है, वो क्लियर कट है, वो टेंजिबल है, जिनको हम समझ सकते हैं। वो जो है वो डील्स करते हैं, जैसे मैंने कहा वो नेगोशिएट करेंगे, वो डील करेंगे, जबकि इसके बाद वो जो जदीद दौर का दहशतगर्द है वो ये नहीं करता, और वो ये भी चाहे करते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स जो है कुड बी रिजॉल्व, कि जो कन्फ्लिक्ट्स है उनको जो है वो हल होना चाहिए। एक और पहलू इसी रवायती दहशतगर्दी का कि वो टेररिस्ट हेट करते हैं, बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन दे आर नॉट ब्लाइंडेड बाय द हेट्स, कि वो अंधे हो के काम नहीं करते, कि बिल्कुल अंधा हो के वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वायलेंस नहीं करते। यही वजह है कि वो पब्लिक ओपिनियन को अपने खिलाफ जो है करने में कोई ऐसा काम नहीं करते कि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो जाए। इसके बाद जी वो जो दहशतगर्द हैं मोटिवेटेड टू करेक्ट द फ्लॉ इन द सिस्टम, कि वो जो सोशल सिस्टम है, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली ला के उसको ठीक करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो जो अपनी ऑडियंस है उसको कोई मैसेज दे के उसके अंदर कोई ना कोई से रेजोल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद चाहते ही यही है कि अपने मकासद को हम लोग पा सकें, और उसके लिए वो बाकायदा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि उनके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। मॉडर्न जो है वो शायद उस तरह वो आइडियोलॉजी नहीं है, वो क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन माजी के अंदर जो रवायती दहशतगर्द है उनके अंदर हम आइडियोलॉजी देखते हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं। इसके बाद
जैसे मैंने बताया टेरिटोरियली कि उनका जो होम ग्राउंड पे वो काम करते हैं वो एक डोमेस्टिक इवेंट को फॉलो करते हैं, जियोग्राफिकल उनका लिमिटेड है, उनके एम्स भी लिमिटेड है, वो ग्लोबल लेवल पे जाते नहीं हैं। और इसी तरह उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी प्रैग्मेटिक है, वो वाइजली सोच के करते हैं। लेकिन आज का इनोसेंट एक खुदकश बम्बार जो है आज जो मौजूद है उसको पता नहीं है कि मैं जिस काम करने के लिए जा रहा हूँ वो तो हाइपरटराइज हो गया है, उसको तो गर्विदा कर लिया है किसी आइडियालॉजी ने, लेकिन उसको जो बुनियादी मकासद है उसका उसको पता नहीं होता। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ओल्ड टेररिज्म के अंदर आ जाती हैं, जो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बयान कर दी। यहाँ पे उसके टैक्टिक्स की बात होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे उनकी एम्स की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स की बात हो, चाहे उसके सिलेक्शन ऑफ द टारगेट्स की बात हो, इस सिलसिले में ये जो रवायती दहशतगर्दी है बड़े महदूद पैमाने पर काम करती है। और इसको यही वजह है कि जब नई वेव ऑफ टेररिज्म चली तो उसके बाद हम कहते थे कि नहीं जी, अब तो जो स्कॉलर्स हैं, ये जो मुफक्रीन हैं, जो इसके ऊपर इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने बाकायदा कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी, अब इसको हम लोग ड्रा कर सकते हैं डिफरेंस। और जैसे मैंने किसके दरमियान डिफरेंस, एक रवायती तरीक़ाकार में और एक दूसरे जदीद जो तरीक़ाकार है जिसमें नए मोड्स आ गए हैं, जिसमें नए टैक्टिक्स आ गए, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन तब्दील हो गई है, जिसके ऑब्जेक्टिव्स तब्दील हो गए हैं, जिसका नेटवर्क सिस्टम जो है वो तब्दील हो गया है। तो उम्मीद है ये जो ओल्ड वेव ऑफ टेररिज्म है आपको समझ आ गई होगी कि इसमें रवायती जो तरीक़ाकार है वो कौन से इख्तियार किए जाते हैं, दहशतगर्द तंजीमें कौन कौन सी रवायती चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। मटेरियल आपको सेंड कर दिया गया है, आप उसको पढ़ें, समझें, और जो चीज़ समझ नहीं आप मुझसे क्वेश्चन के ज़रिए से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।